आज का टॉपिक चोल काल है और आज जानेंगे चोल काल के विषय में। अ, चोल काल की शुरुआत और कैसे किसने उसकी स्थापना की, क्या है, सारी चीजें जानेंगे। तो चोल काल में जो सबसे प्रथम राजा था विजयालय, और 850 ईस्वी के लगभग विजयालय के नेतृत्व में चोल सत्ता का पुनरुत्थान प्रारंभ हुआ और इसकी उपाधि तंजय कुंड है और परम केसरी। विजयालय की उपाधि तंजय कुंड और परम केसरी है। 850 ईस्वी के लगभग में जो है यह विजयालय के नेतृत्व में चोल सत्ता का पुनरुत्थान हुआ। विजयालय पल्लवों का सामंत था। विजयालय किसका सामंत था? पल्लवों का। उसने पल्लव और पांड्य दोनों ही राज्यों से प्रतिस्पर्धा करते हुए एक स्वतंत्र चोल राज्य की स्थापना की। पांड्यों के शासक विजयालय ने तंजौर पर अधिकार कर लिया और उसने तंजौर में ही दुर्गा देवी का मंदिर भी बनवाया था। तो चोल वंश की स्थापना विजयालय के द्वारा शुरू होती है और उसके बाद आता है आदित्य प्रथम 871 से 907 ईस्वी। इसकी उपाधि कोदंडराम, राजकेसरी और राजकेसरी वर्मन। प्रारंभ में यह पल्लव शासक अपराजित वर्मन का सामंत था। यह भी पल्लवों का शासक था विजयालय और आदित्य प्रथम ने, परंतु बाद में आदित्य ने श्री पुरम्बियर के युद्ध में अपराजित वर्मन की हत्या करके 890 ईस्वी में टोंड मंडलम पर अधिकार कर स्थापित कर लिया और इसी उपलक्ष्य में उसने इसी समय चोल पल्लवों का शासन समाप्त करके स्वतंत्र हो गए और आदित्य प्रथम ने जो है तक्कोलम सेतु में एक सूर्य ग्रहण का उल्लेख भी किया था और यह 894-95 पढ़ा गया है। अब इसके बाद आगे वाला जो शासक है वो है परांतक प्रथम 907 से 955 ईस्वी। इसकी उपाधि मधुरांतक, मदुरै कोंड, संग्राम राघव, परम केसरी वर्मा, वीर नारायण, पंडित वत्सल, देवेंद्र चक्रवर्ती, कुर्जरमल और सूर सूलामणि वीर चोल। परांतक प्रथम 919 से 921 ईस्वी में उत्तर मेरूर से प्राप्त 2 अभिलेखों में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन का वर्णन मिलता है विस्तृत भाव। ये परांतक प्रथम के अभिलेखों से मिलता है, उत्तर मेरूर अभिलेख से। सर्वप्रथम सर्वसत्ता संपन्न चोल शासक परांतक प्रथम ही था। कुछ इतिहासकार इसे चोल सत्ता का वास्तविक संस्थापक भी मानते हैं। वेल्लूर युद्ध में पांड्य और सिंघल राजाओं को सम्मिलित सेना को हरा दिया था और मदुरा पर अधिकार कर लिया था। इसी उपलक्ष्य में उसने मदुरै कोंड की उपाधि धारण की। इससे पहले जो विजयालय और आदित्य प्रथम थे वो पल्लवों के सामंत थे, मगर यह जो है सर्वसत्ता संपन्न चोल शासक था जिसका नाम था परांतक प्रथम और इसने मदुरा पर जब अधिकार किया तो उसी के उपलक्ष्य में मदुरै कोंड की उपाधि धारण की थी। राष्ट्रकूटों पर विजय प्राप्त करने के बाद वीर चोल की उपाधि धारण की थी। वीर चोल की उपाधि धारण की थी। उसने हेमगर्भ और तुलाभार नामक यज्ञों का संपादन भी किया था और आगे देखेंगे। परांतक प्रथम ने श्रीलंका पर भी असफल आक्रमण किया था। परांतक प्रथम के काल में ही ऋजुवेद के भाष्यकार वेंकट माधव हुए। ये इंपॉर्टेंट है कि परांतक प्रथम के काल में ही ऋजुवेद के भाष्यकार वेंकट माधव हुए। इसने शिव की उपासना के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है
भी बताते हैं उसको क्या है। दब्र सभा, ये है दब्र सभा का निर्माण कराया इसने। चिदम्बरम के शिव मंदिर को स्वर्ण से भर दिया। चिदम्बरम में जो शिव मंदिर था उसको इसने सोने से भर दिया था। और चोल वंश का मैंने बताया कि संस्थापक विजयालय था। वास्तविक संस्थापक अगर देखा जाए तो आगे बताएंगे हम, वो है राजराज प्रथम, जबकि सर्वसत्ता संपन्न चोल शासक परांतक प्रथम था। और अंतिम शासक इस वंश का राजेंद्र तृतीय था। इस वंश की राजधानी जो थी, चोल साम्राज्य की राजधानी तंजौर थी। और राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोलपुरम में भी चोलों की राजधानी बनाई। और इसकी उप राजधानी जो थी कांची थी। और एक आवासीय राजधानी थी पलाई यराई। चोलों का प्राचीनतम निवास स्थान उरैयूर माना जाता है। चोलों के उत्कर्ष का केंद्र तंजौर था। और इनका राष्ट्रीय चिन्ह जो था बाघ था। सामंत यानी चोल पल्लवों के सामंत थे, मैंने बताया। और चोलों के सबसे प्रबल शत्रु कल्याणी के पश्चिमी चालुक्य थे। तो अभिलेखों के माध्यम से ही इनके इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। आगे सारी चीजें बात करेंगे। तो यहाँ मैंने बताया अभी, तो आप आगे देखेंगे कि परांतक प्रथम को राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने 949 ईस्वी में तक्कोलम युद्ध में पराजित कर तोंड मंडलम पर अधिकार कर लिया था। और इसी उपलक्ष्य में कृष्ण तृतीय ने कांची और तंजौर के दमनकर्ता की उपाधि भी धारण की थी। अतः एक बार पुनः चोल इतिहास जो है अंधकार युग में ढकेल दिया गया। यानी कि ये जो चोल का टाइम पीरियड था 949 के बाद एक बार ये पुनः जो है अंधकार में चला गया। और इसके बाद क्रमशः 3 शासक गंधरादित्य जो था, अरिंजय परांतक द्वितीय का उल्लेख मिलता है। गंधरादित्य की पत्नी सोम्बियन महादेवी थी। वह उत्तम चोल की मां थी। और अरिंजय का पुत्र परांतक द्वितीय था। आप परांतक द्वितीय के बारे में जानेंगे। परांतक द्वितीय जो था, ये इसका समय जो था 956 ईस्वी से लेकर के 956 ईस्वी से लेकर के इसका जो समय पीरियड था वो 956 ईस्वी से लेकर के 973 ईस्वी तक था। इसकी उपाधि सुंदर चोल थी। मदुरै कोंड राजकेसरी उपाधि थी। प्राचीनतम चोल ताम्र अनुशासन यानी ताम्र अभिलेख परांतक द्वितीय के ही है। परांतक द्वितीय के ही यह अभिलेख है। और सुंदर चोल ने श्रीलंका पर भी आक्रमण किया था। उसकी पत्नी वानवन महादेवी उसकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी। ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि किस चोल शासक की पत्नी सती हो गई थी। तो सुंदर चोल यानी परांतक द्वितीय की पत्नी। तिरुवालंगाडु लेख में परांतक द्वितीय के सुशासन की प्रशंसा में लिखा गया है कि वह संसार में बुराई को हटाने के लिए मनु के रूप में पैदा हुआ था। परम शैव होते हुए भी वह बौद्ध धर्म के प्रति उदार था। उसकी प्रशस्ति में भगवान बुद्ध और उसके बलवान तथा समृद्ध होने की प्रार्थना की गई है। इसका पुत्र था आदित्य द्वितीय, की हत्या जो है उत्तम चोल ने कर दी। और इसी के वियोग में जो है परांतक द्वितीय की अपने कांची स्थित स्वर्ण प्रसाद में मृत्यु हो गई थी। आगे अब उत्तम चोल के बारे में जानेंगे।
दूसरे पेज पे देखेंगे। उत्तम चोल के बारे में जानेंगे, क्या है उत्तम चोल। तो उत्तम चोल का शासन 973 से 985 ईस्वी तक था, और चोलों के प्राचीनतम स्वर्ण और रजत सिक्के उत्तम चोल के ही प्राप्त हुए। परांतक द्वितीय के बाद यह राजा बना था, और वास्तव में उत्तम चोल ने परांतक द्वितीय को बाध्य किया था कि वह अपने छोटे पुत्र राजकेसरी अरुमोली वर्मन राजराज प्रथम के स्थान पर उसे ही अपना उत्तराधिकारी बनाया। राजा प्रथम ने गृह युद्ध से बचने के लिए उत्तम चोल से समझौता कर लिया, और उसके बाद उसके बच्चों के स्थान पर वही राजा बनेगा, ये ऐसा समझौता हुआ था। वह इस समय युवराज के पद पर कार्य करने लगा। उत्तम चोल के पश्चात समझौते स्वरूप राजा बनाते हैं। अब राजराज प्रथम 985 से 1014 ईस्वी, ये भी इम्पोर्टेंट है। यह जो है इसका नाम, मूल नाम अरिमोली वर्मन था, जैसा कि ऊपर मैंने बताया। उपाधि इसने कांडलूर साले कलमरूद यानी किरल विजय के उपलक्ष्य में इसने ली थी। राजराज उपाधि जो थी राज्याभिषेक के अवसर पर इसने लिया था। और तैलिंग कुलांतक कलिंग विजय को उपरांत, सिंगला तक सिंगल विजय को उपरांत, जयगोंड पांड्य विजय के उपलक्ष्य में, और चोल नारायण पश्चिमी गंगों पर विजय के उपलक्ष्य में इसने जो है उपाधि धारण की थी। इसके अलावा इसकी बहुत सारी उपाधियां हैं, जैसे इसकी अन्य उपाधियों में चोल मार्तंड, चोलेंद्र सिंह, चोलदेव, क्षत्रिय, शिखामणि, कुमान कुंगालाव, शिवपादे शेखर, रवि कुल माणिक्य, मुम्मडी चोल, राज मार्तंड, नित्य विनोद, राजेंद्र सिंह, राजाश्रय, निगरी सोल। चीनी स्रोतों में जो है, चीन के स्रोतों में राजराज को लुप्स कहा जाता है। और नीलकंठ शास्त्री के अनुसार नाम उपाधि तो इतिहास की संगति है, इस राजा को यह संगीत बहुत प्यारी थी। बाणवन महादेवी का पुत्र था ये ओरिमोली वर्मन यानी राजराज प्रथम। और गंधरादित्य की पत्नी थी, नहीं, गंधरादित्य की पत्नी नहीं थी। आगे देखेंगे इसमें, यह सुंदर चोल की पत्नी थी बाणवन महादेवी। तो राजराज प्रथम जो है सुंदर चोल का लड़का था। 1985 में 985 में ये चोल गद्दी पर बैठा था, और इसे ही चोल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। चोल वंश की स्थापना विजयालय ने की थी। आदित्य प्रथम 2 शासक ये पल्लवों के सामंत रहे। परांतक प्रथम आया तो ये सर्व सत्ता संपन्न शासक भले ही रहा, मगर ये वास्तविक संस्थापक नहीं था। उसके बाद परांतक द्वितीय उत्तम चोल, यहाँ तक इनकी सत्ता बहुत अच्छी नहीं थी। जैसे ही राजराज प्रथम आया, यह चोल वंश का चोल राज्य को इसने साम्राज्य में बदल दिया, और यही वास्तविक संस्थापक बना था। लोक महादेवी दंत शक्ति बिंटकी राजराज की प्रधान रानी थी। उसकी पत्नी त्रिभुवन महादेवी राजेंद्र प्रथम की मां थी। ये भी एक बहुत ही महान शासक था। राजराज अपनी बहन कुंडवा का इतना आदर करता था कि राजराजेश्वर मंदिर के गर्भगृह के भीतर अपने अभिलेखों के साथ ही अपनी कुंडवा अभिलेख स्थापित करवाया था। और राजराज ने गंडरादित्य की विधवा और उत्तम चोल की माता सेम्बियन महादेवी के नाम से तिरुमुक्कुडुल मंदिर में एक मंडप और मेलपाडी में चोलेश्वर का मंदिर बनवाया। कुरुवर राजराज के गुरु थे।
अब राजराज की विजयों के बारे में देख लेंगे। तो राजराज प्रथम ने अपना सामरिक अभियान अपने शासन के 9वें वर्ष में यानी 994 ईस्वी में शुरू किया था, और जो क्रमशः 1002 ईस्वी तक चला। उसके शासनकाल के 29वें वर्ष में उत्कीर्ण तंजौर अभिलेख में उसके युद्ध अभियानों का क्रमिक वर्णन प्रस्तुत है। राजराज ने केरल, पांड्य, सिंघल, कलिंग, पश्चिम गंग, मालदीव जीता था, और राजराज की पहली विजय केरल थी और अंतिम विजय मालदीव थी। राजराज का समकालीन केरल शासक रवि वर्मा, पांड्य शासक अमर भुजंग, सिंघल नरेश महेंद्र पंचम, महावंश के में राजराज के सिंघल अभियान का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। चोल नौसेना ने सिंघल की राजधानी अनुराधापुर को ध्वस्त कर दिया और उत्तरी सिंघल पर राजराज का अधिकार हो गया था। तो सा इस तरह कर लेंगे। अब इसको देखेंगे। चोलों ने यहाँ पे पुल्लुनरू को राजधानी बनाया और इसका नाम जननाथ मंगलम रखा। उत्तरी सिंघल के इस प्रदेश को मामुंडी सोल मंडलम नाम दिया गया। राजराज ने श्रीलंका में अभिलेख खुदवाया और शिव के मंदिरों का निर्माण किया, जो वहां हिंदू स्थापत्य का उदाहरण है। राजराज की कल्याणी, राजराज कल्याणी के पश्चिम चालुक्य सत्याश्रय से युद्ध हुआ था, और जिसमें सत्याश्रय पराजित हुआ। अब से चोल राज्य की सीमा तुंगभद्रा नदी तक विस्तृत हो गई और राजराज ने वेंगी और पूर्वी चालुक्यों को अपना संरक्षित राज्य बना लिया। इसके पश्चात जो है इसके पश्चात जो है राजराज ने कलिंग जीता। 1200 द्वीपों वाले मालदीव, जिसे पुराणों में सांदी मत्तीव कहा गया, जो राजराज ने अपने शासन के अंत में जीता था। राजराज की अन्य उपलब्धियां। राजराज पहला चोल शासक था जिसने संपूर्ण साम्राज्य की भूमि पैमाइश कराई 1000 ईस्वी में। उसने विभिन्न प्रकार के भूमियों का वर्गीकरण के आधार पर निर्धारण किया। चोल जल सेना की बुनियाद राजराज ने ही रखी थी। शिव भक्त राजराज ने तंजौर में बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। बृहदेश्वर मंदिर चोल कालीन चित्रकला का उदाहरण है। राजराज ने नागपट्टनम में विष्णु मंदिर का निर्माण कराया। उसकी कुछ मुद्राओं पर विष्णु पद चिन्ह या मुरलीधर कृष्ण की आकृति है। राजराज शासक जो था धर्म सहिष्णु शासक था। इसने बौद्ध और जैन को भी प्रोत्साहित किया था। 1006 ईस्वी में राजराज ने श्रीलंका समकालीन श्री विजय के शैलेंद्र शासक श्रीमार विजय तुंग वर्मन या चूड़ामणि वर्मन को नागपट्टनम में चूड़ामणि बौद्ध विहार के निर्माण हेतु प्रेरित किया। इस हेतु उसने आने मंगलम नामक ग्राम दान में दिया था। इसके पुत्र राजेंद्र प्रथम ने इस दान की पुष्टि की थी और इसे ताम्रपत्रों पर उत्कीर्ण करवाया था। स्वर्ण, रजत और ताम्र मुद्राओं का बड़े पैमाने पर राजराज ने प्रचलन कराया। सिक्कों पर नागरी लिपि में राजराज का अंकन मिलता है। दक्षिण भारत में खड़ी और आसनस्थ बैठे हुए आकृति वाले सिक्के राजराज प्रथम ने जारी किया था। इसकी राजराज लंकेश्वर नामक अंकित सिक्के श्रीलंका से मिले हैं। राजराज ने अपनी प्रमुख रानी लोक महादेवी के साथ तिरुवल्लुजुली मंदिर में तुलाभार और हिरण्यगर्भ नामक यज्ञ कराया था। अब आता है राजेंद्र प्रथम। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजेंद्र प्रथम, इसका कार्यकाल 1014 से 1244। साउथ नेपोलियन। उपाधि गंगकोंड। गंगा घाटी अभियान में सफलता पर यह उपाधि ली थी। पंडित चोल, कठाधिपति कडारंगोंड, मुडिगोंड चोल,
उपनाम इतिहासकार स्मिथ ने इसे दक्षिण का नेपोलियन कहा है। और तिरुवालंगाडु अभिलेख में जो 1017 ईस्वी में था, राजेंद्र की दक्षिण पूर्व एशिया विजय का उल्लेख है। करंदरे ताम्रपत्र में राजेंद्र की सिंघल विजय का उल्लेख इसी मिलता है। किलूर अभिलेख तथा सोम्बियन महादेवी अभिलेख इसी समय के हैं। राज्य प्रथम योग्य पिता का योग्य पुत्र था। नीलकंठ शास्त्री महोदय राजराज और राजेंद्र को उसी साली में रखते हैं जिसमें मकदूनिया के फिलिप और सिकंदर महान है। राजराज ने अपने जीवन काल में ही 1012 ईस्वी में राजेंद्र को अपना युवराज नियुक्त कर दिया था। राजेंद्र प्रथम योग्य पिता का योग्य पुत्र था और इसका पुत्र राजेंद्र था। राजेंद्र प्रथम ने अपने शासनकाल के प्रारंभ में ही राजाधिराज प्रथम को युवराज घोषित कर दिया था। इसके बाद अगले 25 वर्ष तक पिता पुत्र ने साथ साथ शासन किया और सम्मिलित रूप से प्रशासन का दायित्व संभाला था। आगे देखेंगे राजेंद्र प्रथम की राजराज का पुत्र राजेंद्र था और राजेंद्र का पुत्र जो है आगे पढ़ेंगे। नीलकंठ शास्त्री महोदय के अनुसार राजेंद्र का पहला युद्ध कल्याणी के चालुक्यों के साथ हुआ। राजेंद्र ने चालुक्य नरेश जयसिंह द्वितीय को हराकर तुंगभद्रा वाला रायचूर द्वाब जीत लिया। तदुपरांत उसके शासन काल के 5वें वर्ष 1017 से 18 ईस्वी में संपूर्ण सिंघल इलमंडल विजय किया। श्रीलंका नरेश नरेंद्र पंचम बंदी बनाकर चोल राज्य लाया गया और वहीं 12 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। महावंश और करंदे ताम्रपत्र से राजेंद्र की श्रीलंका विजय की पुष्टि होती है। राजेंद्र केरल और पांड्य राज को जीतकर उन्हें अलग राज्य में बदल दिया था। इसके बाद मदुराई इसका मुख्यालय तथा चोल पांड्य वहां का वायसराय बना। आगे देखेंगे इसके बाद जो है चोल पांड्य वहां का वायसराय। राजेंद्र ने वेंगी में अपने भांजे राजराज नरेंद्र को चालुक्य नरेश बनाया और उसके साथ अपनी पुत्री अमंग देवी का विवाह भी कर दिया था। राजेंद्र ने कलिंग विजय भी किया जिसका प्रमुख उद्देश्य गंगा घाटी का अभियान करने से पहले अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना था। और गंगा घाटी अभियान विक्रम चोल के नेतृत्व में भेजा था और इस अभियान में सेनापति दंडनाथ भी गया था। इस अभियान का उद्देश्य बंगाल से गंगा जल लाना था और इसी अभियान में बंगाल में पाल शासक महिमाल प्रथम पराजित हुआ और इस अभियान की सफलता पर राजेंद्र ने त्रिचनापल्ली में गंगैकोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी की स्थापना की थी। उसने इसी गंगा जल से अभिषिक्त जो है एक जय स्तंभ भी निर्मित करवाया और इस अभियान में चोलों की धाक संपूर्ण देश में जम गई। इस अभियान का एक अप्रत्यक्ष परिणाम यह निकला कि दक्षिण भारतीय के अनेक दल विशेषतः ब्रह्म क्षत्रियों के दल बंगाल में बस गए। कर्नाट यानी कर्नाटक के निवासी मूलतः ब्राह्मण थे जो बाद में क्षत्रियों के कर्म निवारण का ब्रह्म क्षत्रिय हो गए थे। कहलाए और इन्हीं का एक प्रतिनिधि सामंत सेन था जिसने बंगाल में सेन वंश की स्थापना की थी। राजेंद्र ने दक्षिण पूर्व एशिया की भी विजय की। उसके कडारम, श्री विजय, अंडमान निकोबार, अराकान, पेगु यानी वर्मा राज्यों को जीत लिया। राजेंद्र का समकालीन शैलेंद्र शासक संग्राम विजय तुंगवर्मन जो कि पराजित हुआ। 1025 ईस्वी में राजेंद्र ने अपनी राजधानी
श्री विजय पर अधिकार कर लिया, उसकी राजधानी श्री विजय पर अधिकार कर लिया था। कटार की को ही तमिल प्रस्तुतियों में कडारम कहा गया है, जो कि आज के मलाया प्रायद्वीप का खेड़ा है। कडारम यानी कटा विजय राजेंद्र की अंतिम और सर्वप्रमुख विजय थी। नीलकंठ शास्त्री के अनुसार इस युद्ध के कारणों में युद्ध जनित विषय लालसा के साथ अंतर्निहित व्यापारिक हितों की रक्षा और विभिन्न राज्यों चोल, चीन और दक्षिण पूर्वी प्रादेशों के बीच शैलेंद्र राज्य के बीच वैदेशिक संबंध के उतार चढ़ाव के तंतु छिपे हुए थे। और राजेंद्र की कठाधिपति की उपाधि तिरुवालंगाडु अभिलेख से होती है। राजेंद्र प्रथम की उपलब्धियों के बारे में जानेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राजेंद्र ने सिंचाई के लिए 16 मील लगभग 40 किलोमीटर लंबा तालाब खुलवाया। चोल गंगा नामक तालाब और नहर निर्माण की शुरुआत करने का श्रेय उसी को जाता है। कई प्रकार के सोने, चांदी और तांबे की मुद्राएं प्रवर्तित की इस प्रिय उपाधि गंगा कोंद चोल अंकित मिलती है। वैदिक साहित्य के अध्ययन के लिए विद्यालय की स्थापना कराया और पंडित चोला कहलाया। 1033 ईस्वी में राजेंद्र ने चीन में दूतमंडल भेजा था। कंबोडिया के खामेर राजा के साथ राजेंद्र प्रथम ने मित्रता स्थापित की। करंदे ताम्रपत्र के अनुसार कंबुज के राजा ने अपनी राजलक्ष्मी की रक्षा हेतु रथ भेज करके राजेंद्र प्रथम से मित्रता की याचना की थी। अब राजाधिराज प्रथम 1044 से 1052 तक। उपाधि भूपेंद्र चोल, विजय राजेंद्र, वीर राजेंद्र वर्मा, आह मल्ल कुलांतक, कल्याणपुर नसोल, अश्वमेध याजिन। राजाधिराज की मृत्यु कोप्पन के युद्ध क्षेत्र में हुई थी। इसने कल्याणी के चालुक्यों को लूटा, वहां अपना वीराभिषेक करवाया। कल्याणी में ही विजय राजेंद्र की उपाधि ग्रहण की। राजाधिराज प्रथम ने कल्याणी से एक द्वारपाल की मूर्ति उठा के लाया था। उसने उसे तंजौर के दारासुरन मंदिर के सामने स्थापित कराया और उस पर यह अंकित लिखवाया, विजय राजेंद्र द्वारा कल्याणपुरम को भस्म करने के बाद लाया गया द्वारपाल। राजाधिराज की मृत्यु के बाद उसे जो है आने मेरू जीन हाथी की पीठ पर पड़ने वाला राजा के उपनाम से शिलालेखों में संबोधित किया गया। श्रीलंका के विरुद्ध उसने सफलता प्राप्त की। राजाधिराज प्रथम ने जो है एक अश्वमेध यज्ञ भी किया था। उसने युवराज का पद पुत्रों को न दे करके अपने भाई राजेंद्र द्वितीय को दिया। आप पढ़ेंगे राजेंद्र द्वितीय को। राजेंद्र द्वितीय जो है, इसके बारे में देखेंगे थोड़ा बहुत। ये बहुत ज्यादा लंबा नहीं था, लंबा शासन नहीं किया था इसने। राजेंद्र द्वितीय 1052 से 1064 कोप्पन युद्ध क्षेत्र में राजेंद्र द्वितीय ने वीराभिषेक करवाया और राजाभिषेक किया और शासक बना। उसने पुलकेशिरी की उपाधि ग्रहण की थी। इसी के समय में 1055 ईस्वी में चोल देश में अकाल पड़ा था। और इसके बाद वीर राजेंद्र प्रथम 1061 से 1070 सकल भुवनाश्वर व मल्ल कुल्लाल महाराजाधिराज राजकेसरी वल्लभ मेदिनी वल्लभ राजेंद्र। वीर राजेंद्र ने अपने अभिलेख में कहता है कि 1068 ईस्वी में कडारम को आग से जला डाला और शैलेंद्र शासक को अपने पैरों की पूजा करवाई। वीर राजेंद्र का पश्चिमी कल्याणी चालुक्य नरेश सोमेश्वर प्रथम से भी युद्ध हुआ था। सोमेश्वर ने जो है 1064 ईस्वी में दूसरे कोडल संगम युद्ध में चालुक्यों को पराजित किया। सोमेश्वर ने तुंगभद्रा नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली। उसने तुंगभद्रा नदी के तट पर एक विजय स्तंभ और रायचूर में के करडील ग्राम में एक विजय स्तंभ स्थापित किया।
वीर राजेंद्र ने सिंघल नरेश विजय बाहु को भी पराजित किया। 1067 के लेख से ज्ञात होता है कि वीर राजेंद्र ने तिरुमुक्कुडुल में एक वैदिक अध्ययन केंद्र भी स्थापित किया। इससे संबंधित एक छात्रावास और चिकित्सालय भी था। इसके 40,000 ब्राह्मणों को भूमिदान भी दिया था। चिदम्बरम के नटराज के मुकुट के लिए एक बहुमूल्य मणि भी भेंट की थी। बुद्धमित्र ने वीर सोलियन में वीर राजेंद्र को महान तमिल विद्वान बताया था। कुलोत्तुंग प्रथम 1070 से 1120। मूल नाम राजेंद्र, चीनी नाम ती हुआ किया ली देवकल या देवकुल। सुंगमत विरत अनेक करों को हटाने वाला, कुलशेखर पांडे कुलांतक, जयधर बिरुदराज भयंकर, त्रिभुवन चक्रवर्ती, सर्वलोकाश्रय विष्णुवर्धन। स्वर्ण मुद्रा पर इसको उपाधि कटय कोंड चोलन या मलय कोंड चोल मिलती है। वीर राजेंद्र के पश्चात उसका पुत्र अधिराजेंद्र बना। यह विजयालय वंश का अंतिम शासक था। इसके स्थान पर चोल चालुक्य वंश चोल के राज्य के भागीदार बने थे। एक वर्ष में ही राजेंद्र ने उसका वध करके कुलोत्तुंग प्रथम के नाम से चोल शासक बने। कुलोत्तुंग का शासन काल 9 जून 1017 से प्रारंभ होता है और कुलोत्तुंग जो था वेंगी के चालुक्य का राजकुमार था। तो विजयालय वंश का अंतिम शासन जो था अधिराजेंद्र था। और ये जो है कुलोत्तुंग प्रथम, ये वेंगी के चालुक्य वंश का राजकुमार थे। कुलोत्तुंग की पत्नी मधुरांतकी थी। शिलालेखों में मधुरांतकी नाम तो नहीं मिलता, परंतु संभवतः उसे लेखों में पुवन या अवनी मुलुडु दयाल संपूर्ण संसार की महारानी दीन चिंतामणि कहा गया। उसकी दूसरी पत्नी त्यागवल्ली थी, जिसने उसकी मृत्यु के बाद पटरानी का स्थान ग्रहण किया। त्यागवल्ली को राजा के समान अधिकार प्राप्त थे। एक अन्य पत्नी एजिसे वल्लभी को शिलालेख तथा कलिंग तुपर्णी में एलू लघु दयाल सात भुवनों की रानी कहा गया है। बाद में यह उपाधि उसने नाम्बी राटियार श्रीरामन अरुमेली नंगे को दे दिया। त्रयोक महादेवी काडवन महादेवी तथा आदित्यन आंड कुट्टियार उसकी अन्य रानियां भी, जिसका उल्लेख शिलालेखों में हुआ है। विष्णु की भक्त त्रिभुवन महादेवी कप्पमा देवी के चिदम्बरम लेख में कुलोत्तुंग का उल्लेख है। कुलोत्तुंग की एक अन्य कन्या सुत्तमल्ली थी जी, जिसका विवाह श्रीलंका के राज परिवार में हुआ था। पिल्ले आर अमंगे आलवर उसकी दूसरी पुत्री थी। कुलोत्तुंग के समय में सिंघल विजय बाहु मूल नाम व्यक्ति के नेतृत्व में स्वतंत्र हो गया। कुलोत्तुंग ने अपनी पत्नी सुत्तमल्लियार का विवाह विजय बाहु से कर मैत्री स्थापित कर लिया। कुलोत्तुंग का समकालीन कल्याणी शासक विक्रमादित्य षष्ठ था। विक्रमादित्य ने सिंघल नरेश विजय बाहु के दरबार में शिष्टमंडल भेज करके मैत्री स्थापित कर ली। और कुलोत्तुंग के शिलालेखों से कलिंग पर 2 आक्रमण 26वें और 42वें वर्ष में पक्की होती है। प्रथम आक्रमण में राजकुमार विक्रम चोल के नेतृत्व में, जबकि दूसरे में सेनापति करुणाकर टोंडमान ने किया था।
कुलोत्तुंग ने गंगमंडलम एवं सिंगनम पर भी अधिकार कर लिया था। उसने राजकवि जयगोंडार की कलिंग तो प्रणाली से कुलोत्तुंग वंश की परंपरा अब एवं उसके कलिंग आक्रमण की जानकारी मिलती है। कलिंग युद्ध का कांड वारसिंह का न दे जाना था। कलिंग नरेश अनंत वर्मन चोडगंग वीर राजेंद्र का नाती और उसकी पुत्री राज सुंदरी का पुत्र था। कलिंग तो प्रणाली में कहा गया कुलोत्तुंग ने कलराम को नष्ट किया। कुलोत्तुंग के समय में पांड्य, केरल, कलिंग और मैसूर में विद्रोह हुआ था। इसने पांड्य और केरल का प्रशासन स्थानीय सामंतों के हाथ में सौंप दिया। कलिंग विद्रोह को उसके सेनापति पल्लव वंशी करुणाकर तोंड डैमान ने दबा दिया। इसी समय होसुल में भी मैसूर में स्वतंत्र हो गए। नरलोक वीर ने कुलोत्तुंग को दक्षिणी के युद्धों में मदद की। इसका उल्लेख पांड्य को मिलता है। यह कुलोत्तुंग का प्रधानमंत्री और दक्षिणी में युद्ध का सेनापति था। कुलोत्तुंग ने 2 बार 16वें और 40 वर्ष में भूमि माप करवाई थी। इस शिलालेख में संरक्षण करने वाला अधिकारी का नाम भी है। कुलोत्तुंग ने 1077 में 72 यात्रियों का दल चीन भेजा था। यह अपने साथ कांच का सामान, लौंग, ब्रोकेट, गैंडे के सींग, हाथी दांत, धूप, गुलाब जल लेकर गए थे। उसने कैंटन चीन के बौद्ध विहार को 6 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी दान की थी। यह शैव मतावलंबी था कुलोत्तुंग। इसने चिदम्बरम मंदिर और सुरंग की समाधि का आकार वर्धन प्रारंभ किया। कुलोत्तुंग के कई राज्यों और देशी राज्यों से राजनयिक संबंध थे। इसने समुद्र पार यात्राएं की। खुद 1063-70 के बीच श्री विजय गया और वहां व्यवस्था स्थापित करने में समय बीता। 1090 में श्री विजय के राजा के दरबार में 2 मंगल चोर दरबार में भेजा था और बर्मा यानी पगान के शासक क्यांत जिया से वह मिला और उसकी लड़की से विवाह कर वैवाहिक संबंध स्थापित किया। वह खमेर राज कम्बोज भी गया और वहां के शासक से भेंट की। कुलोत्तुंग का गोविंदचढ़ गढ़वाल से राजनयिक संबंध था। क्योंकि गढ़वालों के यहाँ सूर्य पूजा होती थी, इसलिए चोल राज्य में कुलोत्तुंग के प्रथम से ही सूर्य पूजा का अत्यधिक प्रचार प्रसार हुआ। कुलोत्तुंग के पश्चात क्रमशः विक्रम चोल, कुलोत्तुंग द्वितीय और राजराज द्वितीय शासक हुए। विक्रम चोल उपाधि त्यागवाराकर अकलंग त्याग समुद्र। विक्रम चोल कुलोत्तुंग और मधुरांतकी की संतान था। उसकी 2 रानियां थी, मुक्कोकी लान और त्याग पताका। विक्रम चोल के 1121 के लेख में तिरुवाडुतरू तंजौर स्त्री चिकित्सा विद्यालय का उल्लेख है, जहां चरक संहिता और अष्टांग विद्या जैसे ग्रंथों का अध्ययन किया जाता है। विक्रम चोल वैष्णव था। उसी काल में रामानुज चोल देश पुनः वापस आ गए थे। कुलोत्तुंग द्वितीय की उपाधि जो थी नेपाल चोल, नीरू चोल, पेरिय पुराण के लेखन सेक्लियार को संरक्षण दिया। इसने चिदम्बरम मंदिर के निर्माण को कार्य को पूर्ण कराया। इस मंदिर में गोविंद राज विष्णु की प्रतिमा को समुद्र में फेंकवा दिया था। कुलोत्तुंग द्वितीय ने चिदम्बरम मंदिर का नगर का नवीनीकरण कुलोत्तुंग द्वितीय के शासनकाल में सबसे प्रसिद्ध घटना है। राजराज द्वितीय ने मुतमिल कुतैलियान तमिल संसद की उपाधि हासिल की। अब आगे देखते हैं। राजराज द्वितीय के पश्चात जो है राजाधिराज द्वितीय, कोलुंग द्वितीय, राजराज तृतीय और राजेंद्र तृतीय शासक हुए थे। कोलोत्तुंग तृतीय चोल वंश का अंतिम महान शासक था। इसने पांड्यों के अभिषेक मंडप को नष्ट करके
करके उसने गधों से जुतवा कर उसमें ज्वार बो दिया था। ये इंपॉर्टेंट है। इसके उपलक्ष्य में चोल पांड्यम की उपाधि धारण की थी तथा मधुरा मंदिर को स्वर्ण मंडित किया था। कुलोत्तुंग तृतीय के समय में 1201 से लेकर के 1202 तक चोल साम्राज्य एक भयंकर अकाल पड़ा था और लोग स्वयं को अपनी पुत्रियों के साथ मठों मंदिरों के दासों के रूप में बेचने लगे। कंप हरेश्वर मंदिर का निर्माण कुलोत्तुंग तृतीय के काल में हुआ था। इसने रामायण की घटनाएं और उसका अभिलेख की मूर्तियां उत्कीर्ण। इस मंदिर का उद्घाटन कुलोत्तुंग के आध्यात्मिक गुरु सिद्धार्थ रत्नाकर के लेखक ईश्वर शिव ने किया था। सिदंबर में मंदिर के मुख्य मंडप गिरिध्वजा देवी के मंदिर के गोपुरम और बरामदे का निर्माण भी इसी ने करवाया था। तिरुबोरियूर में एक विद्यालय भी स्थापित करवाया था। कुलुम तृतीय ने तंजौर में आंशिक भू सर्वेक्षण भी करवाया था। उसके दरबार में तमिल रामायण रामावतार के लेखक कुलोत्तुंग तृतीय के दरबार में जो है तमिल रामावतारम के लेखक कंबन निवास करते हैं। राजराज तृतीय को सुंदर पांडे ने बंदी बना लिया था, परंतु होयसल नरेश नरसिंह द्वितीय की सहायता से वो छूट गया और उसे अपना राज्य पाने में सफलता मिली। इसी उपलक्ष्य में नरसिंह द्वितीय ने चोल राज्य प्रतिष्ठा पनाचार्य की उपाधि धारण की थी। राजराज तृतीय ने 1231 में मन्नारगुड़ी अभिलेख में कृषकों का पर अनिवार्य श्रम की बाध्यता का उल्लेख है। इस अभिलेख में राजधानी राजापुरम में चल रहे मरम्मत कार्यों के लिए निपटार अनिवार्य श्रम का भी आरोप नागरिकों द्वारा लगाया गया था। अब राजेंद्र तृतीय देखेंगे। चोल वंश का अंतिम शासक था। उसने पांड्य शासक सुंदर पांड्य ने अपना सामंत करवा लिया था। 1279 में कुलशेखर पांड्य ने चोल सत्ता का अंत कर समस्त चोल साम्राज्य का शासक बन गया। इसके पश्चात दक्षिण में चोलों की जगह पांड्यों होयसलों ने ले ली। परवर्ती चालुक्यों की जगह काकतीयों ने ले ली थी। आगे देखेंगे महत्वपूर्ण तथ्य में बंगाल की खाड़ी को चोलों की झील कहा जाता है। चोल शासक के द्वारा चीन के सांग वंश के शासकों को भेजे गए दूत मंडल को नीलकंठ शास्त्री महोदय ने आंशिक वाणिज्यिक और आंशिक कूटनीतिक कहा। चीन को गए प्रमुख दूत मंडल 1015 ईस्वी में राजा प्रथम द्वारा भेजा गया। दूत मंडल चीन पहुंचा। 1033 में राजेंद्र ने भेजा। 1077 में 72 व्यापारियों का दल कुलोत्तुंग ने भेजा था। 1533 और 77 में राजराज प्रथम, राजेंद्र और कुलोत्तुंग। तिरुवालंगाडु ताम्रपत्र में राज के सिंगल विजय का उल्लेख मिलता है। इसमें राज को श्रीराम से अधिक प्रतापी बताया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। उत्तरी सिंगल जीतने वाला राजराज प्रथम था, जबकि संपूर्ण सिंगल जीतने वाला राजेंद्र था। राजेंद्र प्रथम पांड्य राजा ने श्रीलंका में इंद्र का निर्मल हार धरोहर के रूप में रखा था, जिसे राजेंद्र प्रताप प्रथम ने पुनः प्राप्त किया। तंजौर मंदिर में सुंदर चोल, परांतक द्वितीय और राजेंद्र चोल की प्रतिमाएं स्थापित है। चोल राजाओं का शासनकाल तमिल साहित्य का स्वर्णकाल है। परांतक द्वितीय की पत्नी बर्मन महादेवी ने सतीत्व को प्राप्त कर लिया। परांतक प्रथम और राजा प्रथम ने तुलाभार और हिरण्यगर्भ यज्ञ संपन्न कराया था। अब इनके शासन के बारे में देख लेंगे। चोल प्रशासन देखेंगे तो समस्त हिंदू राज्य में सबसे ऊंचा स्थान इसका है। चोल प्रशासन की विशेषता प्रबल केंद्रीकरण के साथ साथ स्थानीय स्वायत्तता का संबंध है और इसके मुख्य स्रोत जो है अभिलेख है चोलकालीन, और इसमें जो है
चोल अभिलेखों में राजा को पेरुमल, पेरुमन, आदिगल, महान का प्रयोग किया गया है। चोल प्रशासन के सिर पर सम्राट होता था, जो केंद्र बिंदु होता है। उदययार चक्रवात, त्रिलोक सम्राट, कोनमयी कंडिन, राजाओं का राजा की उपाधि धारण करता था। इसका अभिषेक तंजौर, गंगैकोंड चोलपुरम, चिदम्बरम और कांचीपुरम में एक प्रभावशाली उत्सव के मध्य होता था। राजाधिराज प्रथम ने अपना अभिषेक चालुक्यों के कल्याणपुरा में तथा राजेंद्र द्वितीय ने कोप्पम युद्ध क्षेत्र में किया था। पलाई चोलों का एक प्रमुख प्रशासनिक केंद्र भी था। चोल शासक राजत्व में देवीत्व का प्रतिनिधित्व करते थे। मृत्यु के बाद चोल सम्राटों की दैव रूप में पूजा होती थी। चीनी से लेखक चाओ जू हुआ सम्राट के राजकीय भोज का विवरण देता है। चाओ जू कुआ के अनुसार सम्राट के रक्षक के रूप में लड़कियां नियुक्त होती थी। स्नानागार और भोजनालय का प्रबंध स्त्रियां देखती थी। प्रशासन चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए राजा देश का दौरा भी किया करता था। युवराज, चोल प्रशासनिक ढांचे में राजा के बाद युवराज होता था। चोल इतिहास एवं बद्धमूल परंपरा बन गई थी। सम्राट अपनी मृत्यु के पूर्व युवराज की नियुक्ति करता था, जिसे राजेंद्र प्रथम ने राजेंद्र प्रथम को, राजेंद्र प्रथम ने राजाधिराज को। महत्वपूर्ण इन पदों पर नियुक्ति का आधार योग्यता एवं उपयुक्तता थी, न कि ज्येष्ठता। स्वयं कनिष्ठ राजाधिराज भी इस पद पर नियुक्ति से इसमें पुष्टि हो जाती है। राजाधिराज प्रथम ने युवराज का पद अपने पुत्रों को नहीं देकर अपने भाई राजेंद्र द्वितीय को लिया था। इस बुद्ध मूल परंपरा से चोल सम्राट को यह लाभ मिला कि सदा आंतरिक कलह से मुक्त रहा। युवराज राजा के साथ अभिलेखों को प्रकाशन कराते रहते थे। नौकरशाही, वर्नस्टाइन ने चोल साम्राज्य को एक विकसित अधिकारी तंत्र में अस्तित्व को नकारा, जो कि सत्य नहीं है। प्रशासनिक अधिकारियों में अराइन उपाधि से संबोधित किया था। चोल प्रशासन में पदाधिकारियों को नगद वेतन के स्थान पर जीवित भूखंड दिया जाता था। चोल प्रशासन केंद्रीय पदार्थियों की कई श्रेणियां थी जो निम्नलिखित है। पेरुंदनम, यह सबसे ऊपर की श्रेणी कर्मचारी थे। सिरुदनम सबसे नीचे कर्मचारी थे। उड्डन कुट्टम, इसका सामान्य अर्थ सदा प्रस्तुत समूह, राजा का निजी सहायक और जो कि सदा के हमेशा पास रहता था। ओलय और ओलय नायगम, ओलय नामक अधिकारी राजा के आदेशों का कच्चा मसौदा था, आदेश की जांच ओलय नायगम करता था। श्रीमुख स्थानीय संस्थाओं को दिए गए राजा का आदेश वेलम राजा का राजमहल के सेवक हुआ करते थे। इसके बाद प्रांतीय स्वशासन जो इसका मुख्य है उसको देखेंगे। चोल जो है दक्षिण भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य था। चोल रासायनिक दृष्टि से यह 9 मंडल प्रांतों में विभाजित था। मंडलम का विस्तार कमिश्नरियों के तुल कोट्टम मलनाडु में हुआ था। समाज राजा प्रथम के काल में वलनाडु को पुनर्संगठित किया गया था। कोट्टम का विभाजन नाडु जिले में हुआ। नाडु चोल प्रशासन की बुनियादी इकाई थी। नाडु की सभा नाडदार थी, जिसके खर्च के लिए नाडु विनियोगम नामक कर आरोपित किया जाता था। नाडु के अंतर्गत अनेक ग्राम संघ थे, जिन्हें कुर्रम कहा जाता था। तनियूर या तो कुर्रम बड़े बड़े नगरों में संगठित कुर्रम थे। कहीं कहीं बड़े गांव के लिए तनियूर का भी प्रयोग किया गया है। और इंग्लैंड में बरो से इसकी तुलना की गई है तनियूर की, तथा चोल साम्राज्य की तुलना रोमन साम्राज्य के गाल के नगरों से की गई है। स्थानीय स्वशासन जो इसका इम्पोर्टेंट है वो भी देखेंगे।
तो ग्राम प्रशासन चोल शासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता थी। चोल अभिलेखों में 3 प्रकार की ग्राम सभाओं और जो है सभा और नगरम, उर्स सभा और नगरम का उल्लेख किया गया है। नगरम यह व्यापारिक नगरों तक ही सीमित थी। इसका संगठन विविध कार्यों के लिए किया जाता, जैसे वलंजियर यानी वड़ज्य, अड़ु अज्जुवड़म या मणिग्रामम। वड़ज्य तो व्यापारियों की बस्ती वीरपत्तनम कहलाती थी। उत्तर मेरूर ब्राह्मणों का एक ग्राम होता है। ये से प्राप्त 10वीं शताब्दी के 2 अभिलेख चोलकालीन ग्राम प्रशासन का विस्तृत विवरण देते हैं। उत्तमेरूर अभिलेख। उत्तमेरूर की सभा में चतुर्वेदी मंगलम ने अपने ग्राम की समृद्धि के लिए व्यवस्था की थी। चोलों के प्रशासनिक मॉडल में ग्राम प्रशासन को सर्वाधिक स्वायत्तता थी। यह काल स्थानीय सुशासन का स्वर्ण काल था। इतिहासकारों ने ग्रामों को लघु गणतंत्र की संज्ञा दी थी। यह सामान्य उर जो है सामान्य लोगों की संस्था थी। आलूगढ़म उर की कार्य समिति थी। सभा या महासभा यह अग्रहार यानी ब्राह्मणों की प्रदत्त भूमि थी। अग्रहार जो था ब्राह्मणों को प्रदत्त भूमि थी, ग्रामों में होती थी। ऐसे ग्राम ब्रह्मदेव या मंगलम कहलाते थे। महत्वपूर्ण कि इसी महासभा या सभा का चोलकालीन अभिलेखों में स्थित उल्लेख है। किसी भी ग्राम में केवल उर या सभा फिर दोनों एक साथ हो सकते थे। सभा का कार्यकाल 3 वर्ष होता था। महासभा की बैठक नगाड़ा बजाकर बुलाई जाती थी, सामान्यतः मंदिरों में होती थी। सभा संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां पेरुमगिरी सभा को कहा जाता था। पेरुमक्कल सभा के सदस्यों को कहा जाता था। वारियम जो था ये सभा की समिति या इसके सदस्य जो होते थे वारी पेरुमक्कल कहलाते थे। महाजन ब्राह्मणों समिति संस्था जो कि ग्राम प्रशासन हेतु जिम्मेदार थी। वारियर सभा द्वारा किए किसी विशेष कार्य के लिए नियुक्त व्यक्ति वारियर कहलाता था। यह अपना कार्य समिति के माध्यम से करती थी। ग्राम 3 बार वार्ड में बटा था। प्रत्येक वार्ड में कुल 30 प्रतिनिधि थे। समिति की सदस्यता की योग्यता निम्नलिखित थी। सदस्य 35 से 70 वर्ष का हो, एक वेद और उसके भाषा ज्ञाता हो, शूद्रों के संपर्क से दूषित न हुआ हो और पिछले 3 वर्षों में उसका चुनाव वारियन के लिए न हुआ हो। आगे देखेंगे। वह 1.5 एकड़ भूमि का मालिक तथा उसका निजी आवास हो। अपराधी चरित्रहीन समिति के आय व्यय घोटाला करने वाला न हो। चयन पद्धति सदस्यों का चयन एक अलोबोध बालक लॉटरी कुडवेले पद्धति के आधार पर किया जाता था। कार्यकाल 360 दिन का होता था। 1 वर्ष के बाद पुनः नए सदस्यों की नियुक्ति की जाती थी और पारिश्रमिक के रूप में कुछ नहीं मिलता था। ग्राम प्रशासन संबंधित प्रमुख समितियां। उदासीन वारियम जो था यह विदेशियों या सन्यासियों की देखरेख करने वाली संस्था थी। टोड वारियम उद्यान समिति थी। इनके सदस्यों की संख्या 12 थी। पूर्ण वारियम जो है स्वर्ण समिति थी। एरी वारियम तालाब समिति थी। एरी आयम नामक कर वसूलती थी। यह समिति के सदस्यों की संख्या 6 होती थी। संवत्सर वारियम यह वार्षिक समिति जिसकी संख्या 12 थी। इनका कार्य अन्य समितियों कार्यों के समीक्षा करना था। सभा को ग्रामवासियों पर कर लगाने, वसूलने और उनको केंद्रीय राजकोष में जमा करने तथा बेकार वित्तीय लेने का अधिकार तथा सभा बैंक का कार्य भी करती थी। उसे सभा की परिधि में रहने वाले न्यायिक अधिकार भी प्राप्त था। इसकी न्याय समिति न्यायोत्तर कहलाती थी। मध्यस्थ केंद्र द्वारा ग्रामों में नियुक्त वेतनभोगी कर्मचारी, इन्हीं के माध्यम से ग्रामों में केंद्रीय निर्णय कार्य नियुक्त किए जाते थे। आयगार केंद्र द्वारा ग्रामों में नियुक्त वेतनभोगी कर्मचारी जो ग्राम के आय व्यय का निरीक्षण करते थे। मध्यस्थ और आयगार इन ग्रामीण संस्थाओं का केंद्र से समन्वय कराते थे। क्या अब यहाँ पे आगे देखेंगे, न्याय व्यवस्था के बारे में देखेंगे। तो वछोलोगी न्याय व्यवस्था का उल्लेख चाओ जो कुआ ने चूफाचीन में किया था।
सोक्किलार के पेरिय पुराण में चोल योगी न्याय प्रक्रिया का आभास मिलता है। विलेखों में सम्राट के न्यायालय को धर्मासन तथा न्यायाधीशों को धर्मभट बताया गया। अपराधों के प्रायश्चित के रूप में मंदिर में अखंड दीप जलवाने का प्रावधान था। आयम राजस्व व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था को वारिपोत, उसके प्रमुख को वारिपोतगक कहा जाता था। राजस्व विभाग का रजिस्टर वारिपोगतक था। राजराज के शासनकाल के पश्चात राजस्व विभाग को पुनर्वरित तिनाई कलम या श्री कलम कहा जाने लगा। इसके बाद नाट्यार्य नाडु की सभा का मुख्य कार्य भू राजस्व का प्रबंध करना था। भूमि का वर्गीकरण करना, राजस्व निर्धारित करना, भू राजस्व को छूट दिलाने का अधिकार सौंपा गया और कलम भूमि मापन के हेतु प्रयुक्त किया जाता था। राजा प्रथम ने एक बार तथा कुलुंगतुंग ने 2 बार भूमि मापन करवाई थी। राजेंद्र द्वितीय में विलेखों में सर्वाधिक राजस्व शब्दावलियों का उल्लेख मिलता है। प्रभु मान्यम राज्य के स्वामित्व वाली भूमि, बड़पुर मठों को प्रदत्त भूमि, शाला भोगम शिक्षा हेतु शिक्षण संस्थाओं को प्रदत्त, इसमें शालाओं मुफ्त भोजनावला का प्रबंध होता था। ब्रह्मदेय या मंगलम चतुर्वेदी मंगलम ब्राह्मणों को प्रदत्त। देवदान तिरुमट्टुकनी मंदिरों को प्रदत्त। पल्ली चंदन जैन संस्थाओं को। बिल्लन बगाई गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। स्थान भूपतियों का आवास, कंपनचेरी शिल्पकारों का निवास, परईचेरी किसी मजदूरों का निवास। चोल अभिलेखों में उपज के आधार पर जो है खेतों को 12 श्रेणियों में बांटा गया था। चोल राजस्व का स्रोत जो था भूमि कर और तत्पश्चात भवन कर था। प्रमुख कर चोल अभिलेखों में करों को लिए 400 से ज्यादा शब्द सूचक मिलते हैं। सूचक शब्द इसमें सर्वाधिक उल्लिखित वेट्टी या नेटाल या कदमाई भू राजस्व थे। कदमाई कुड में लगान था, कड में शुल्क था, पड़ी कावल गांव की रक्षा लिए जाने वाला शुल्क था, चौकीदारी कर, मनईरे भूमत कर होता था। अन्य करों में कटमय सुपारी बागानों से पेवीर तेल की खदानी से प्राप्त, तट्टी मेडी या तटोरियम स्वर्णकार से प्राप्त। और इसके बाद मगम्मय शिल्पकारों से मरम जड़ी उपयोगी वृक्षों से, आजीविकों से। चोल शासक ने बुनकरों 2 विषय ध्यान दिया था। तरी रई या तरी कदम कई करघाकन, पंजू पीली या नुल सूती धागे पर कर, कपास पर कर। राजा प्रथम और कुलुंगतुंग प्रथम के काल में जनता द्वारा न्याय प्रकरणों के विद्रोह करने का उदाहरण भी है। कुलुंगतुंग प्रथम ने अनेक करों में छूट देने के कारण उसको जो है सुनतारवी कहलाया। सैन्य व्यवस्था, सैन्य छावनियों को पड़ेविडु या कदमकम कहा गया। चोलों के पास रथ सेना का अभाव था, जो कि सेनाओं का प्रधान संरक्षक राजा होता था। बड़ पैरे पैदल सैनिक, विल्ली गलल धनुधारी, कुदिरे चेगर अश्वारोही, कुंजीरमल रणसेना, शक्तिशाली नौसेना चोल सैन्य ढांचे में सम्मिलित थे। चोल स्थल से सेना में सेना की प्रधानता थी। चाओजुआ चोलों के पास 60,000 हाथी का उल्लेख करता है। विजय पाने पर हाथियों को सम्मान पूर्वक नाम दिए जाते थे। चोल अभिलेखों में सेना के 70 रेजिमेंटों का उल्लेख है। 11वीं सदी में चोल अभिलेख से इनकी पुष्टि होती है।
बेलम के युद्ध में बंदी बनाए जाने पर बनाए गए स्त्री पुरुष होते थे, जिसमें दासों को सम्मिलित कर लिया जाता था। युद्ध में जो सैनिक अनुपम शौर्य का प्रदर्शन करते थे उन्हें क्षत्रिय सिखापड़ी कहा जाता था। ब्राह्मण सेनापतियों को ब्रह्मादिराज की उपाधि दी जाती थी। नौसेना का निर्माण कार्य राजराज प्रथम ने आरंभ किया था। बंगाल की खाड़ी चोलों की झील कहलाती थी। दक्षिण में पांड्य, पल्लव, चोल शासकों के पास शक्तिशाली नौसेना थी। पांड्यों के पास, पल्लवों के पास, चोलों के पास। पल्लवों के काल में मामल्लपुरम, प्राचोल काल में नागपट्टिनम को प्रसिद्धि मिली। चोल काल के समय में 11वीं शताब्दी में नागपट्टिनम मद्रास प्रधानता स्थापित हो गई। और वलयकार राजा का व्यक्तिगत अंग अच्छा था। यह अपने प्राणों की बाह्य लगाकर राजा की रक्षा करता था। वे चालुक्य राजा के अधीन सवासी, होयसल राजाओं के अधीन गरुड़ और पांड्य राजाओं के अधीन आपत्त विकल कहलाते थे। चाऊ जुआ का बताता था कि राजा की सुरक्षा सिर्फ महिलाएं होती थी। एक रक्षक। सिक्कों, चोलों के सिक्का कड़े धौलेश्वर मिला है। चोलों के सिक्कों स्वर्ण सिक्के कलंजू या पौन कहलाते थे। कांसू जो था सर्वाधिक प्रचलित सिक्का था। सिक्कों पर बाघ, मछली, धनुष की आकृति का अंकन होता था। तंजौर जिले के जनगिरी और नीलकंडलम में कुछ ताम मुद्राएं मिलती थी। अभिलेखों में पौन, कलंजू, कास, करुगांसु, श्रीलंका की मुद्रा तथा अक्कम नाम की मुद्राओं का उल्लेख होता है। कासु स्वर्ण थी और ताम्र मुद्रा भी थी। कलंजू एवं कासु में एक संबंध, दो का संबंध था। अधिकांश चोल शासक शैव धर्म के मानने वाले थे। आदित्य प्रथम ने कावेरी नदी तट पर शिव मंदिर बनवाया। राजराज प्रथम शिव का उपासक था। उसने शिव त्रिपुरांतक स्वरूप को लोकप्रिय बनाया। गंगा घाट पर राजेंद्र ने शैव संतों को आमंत्रित किया। राजेंद्र प्रथम के प्रयासों से शैव धर्म दक्षिण का सर्वाधिक लोकप्रिय धर्म बन गया। राजा प्रथम ने ईशान शिव को तथा राजेंद्र चोल ने सदाशिव को अपना राजगुरु नियुक्त किया। कुंदवर ने ही एक स्थान पर जैन, वैष्णव और शिव मंदिरों का निर्माण कराया। इस समय दक्षिण भारत में इडंगई बाम हाथ और बडंगई दक्षिण हाथ जाति समूह का एक अतिरिक्त विभाजन था। इडंगई मुख्यतः कृषि कार्य था। बडंगई शिल्पारंभ से संबंधित था। सलियार और करई कुलार सबसे महत्वपूर्ण समुदाय था। पालनाड अस्त्र के निर्माण का मुख्य केंद्र था। तो ये चोलों से संबंधित इंपॉर्टेंट चीज है। बृहदेश्वर का मंदिर जो है राजराज प्रथम ने ही बनवाया था। तंजौर में स्थित है। ग्रेनाइट पत्थर का प्रयोग किया गया है। चारों तरफ चार दीवारी प्रकार का बनाया गया। भारत में मंदिरों में सबसे बड़ा द्रविड़ स्थापत्य के चमत्कृष का प्रतीक है। 13 मंजिला यानी 60 मीटर पिरामिड के आकार का इसका विमान है। द्रविड़ शैली में सबसे ऊंचा विमान। निर्माण कार्य जो है 7 वर्ष 1003 से लेकर 1010 वर्ष 10 ईस्वी में पूरा हुआ। त्रिपुरांतक शिव यानी धनुर्धर शिव की कांस्य प्रतिमा इसमें विराजमान है। मंदिर के बहिर्भाग में एकाश नंदी की मूर्ति है, जो कि भारत में नंदी की दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति है। यहाँ नृत्य की 108 मुद्राओं की मूर्तियों के माध्यम से व्यक्त किया गया है। इसके बाद बृहदेश्वर मंदिर कावेरी तट पर स्थित गंगैकोंड चोलपुरम में राजेंद्र प्रथम ने बनवाया था। 8 मंजिला है। और तो आज के लिए इतना ही। अब अगला टॉपिक देखेंगे।